आप सभी देवज्ञों को बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, आज के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी क्या हो गई है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बताऊं कि आजकल परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा रहा है कि कौन कितना एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, तो शुरुआत तो यह करते हैं, क्योंकि मेरा वक्तव्य जो है वह केपी ज्योतिष के विषय में है। तो केपी मतलब के एस कृष्णमूर्ति जी ने जो पद्धति निकाली है, तो उनके समय क्या होता था कि आज जो कैलकुलेशन फटाफट 2 सेकंड में होते हैं, उस समय वो पॉसिबल ही नहीं था। उस समय कुंडलियां बनने में भी लगभग 2-3 महीने लग जाते थे, आप सभी जानते हो। और एनालिसिस की बात तो बहुत दूर की है, और किस प्रकार का एनालिसिस होता था यह आप सभी जानते हैं कि अगर 20 वर्ष की शुक्र की दशा है, तो क्या 20 के 20 वर्ष पूरे अच्छे जाएंगे? आप सब लॉजिकली सोचिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर गुरु की दशा है किसी की भी, क्या वो अच्छी जाएगी? यह भी पॉसिबल नहीं है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब हम लोग क्या एनालिसिस करते थे कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, उस हिसाब से उस समय बता दिया जाता था। या फिर नवमांश बहुत कम लोग यूज करते थे, या साउथ इंडिया में ज़्यादा नवमांश यूज होता था। तो केपी मतलब के एस कृष्णमूर्ति जी ने रिसर्च किया, और उस समय उनसे पहले जहां उन्होंने सीखा, वहां मीन नाड़ी ज्योतिष चलता था। तो मीना नाड़ी ज्योतिष जो है, उसके मतलब कॉन्सेप्ट उन्होंने लिए। और आप सभी ज्योतिष हो, आप सभी जानते हो कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, कैलकुलेशन तो वहीं पे था। आप सब जानते हो कि कैलकुलेशन वहीं पर था, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि अंतरदशा को उपनक्षत्र नाम दिया किसने। और यह कार्य किया श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने। अंतरदशा को उन्होंने उपनक्षत्र बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 6 किताब लिखी, जिसमें उपनक्षत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, या प्लेनेट किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसमें उन्होंने डिवीजन ले आए। आप सभी लोग आज तो 2 सेकंड में कुंडलियां बना करके देख सकते हैं। उस समय सोचिए कि एस कृष्णमूर्ति जी ने कितनी मेहनत की। और आप सभी क्या, मैं भी स्वयं आजकल 2 सेकंड में ही बना लेता हूं, और एनालिसिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं। पर केपी ज्योतिष का जो विकास हुआ, उन्होंने जहां उपनक्षत्र निकाला और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारी किताबें लिखी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप सभी जानते हैं। कृष्णमूर्ति जी चाहते थे कि उनकी जो रीडिंग्स हो वो एक्यूरेट निकले, इसीलिए उन्होंने खोज करी। और खोज करने के बाद जो उपनक्षत्र निकाला, आप देखिए उसके बाद सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। उन्हीं के शिष्य जो रहते थे, उन्होंने सब लॉर्ड निकाला, और भास्करण पद्धति भी आ गई, खुल्लर पद्धति भी आ गई, और आने वाले समय में बहुत सारी नई पद्धतियां भी आ जाएंगी। तो जैसे मैंने कहा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक काम श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने किया कि उपनक्षत्र नाम दिया, और एस्ट्रोलॉजी को एक पैटर्न वाइज उन्होंने बनाया। आप किसी भी चीज को साइंटिफिक कब समझोगे? साइंटिफिक तब होगा जब 2, 6, 10 एक नियम बना दिया, और वह नियम 10 कुंडलियों में आप देखोगे तो सही, जब दर्शाए जाएंगे तब आप मानोगे कि हाँ भाई यह बात सही है। तो उसी प्रकार से उन्होंने 2, 7, 11, 2, 6, 10 या अन्य कई कॉन्सेप्ट लाए एस्ट्रोलॉजी के, और उसके आधार पे उन्होंने जो किताबें लिखी, और कह दिया कि मैंने एक शुरुआत की है, और आप लोग बस उसका प्रयास करें और ज़्यादा अध्ययन करें, आपको सफलता और मिलेगी। और आप सभी जानते हो कि सफलता तो भगवान ही देने वाले हैं। परिश्रम करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये हमारा काम है। तो इस प्रकार से के एस कृष्णमूर्ति जी ने एक नई विधा को जन्म दिया। एक तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फिल्टर है। ये नहीं कह सकते कि कृष्णमूर्ति पद्धति कोई अलग पद्धति है। उन्होंने एक मेथड डिराइव करी है, और उस मेथड को फॉलो करके आप कितने एक्यूरेट जा सकते हैं वह देखा जाता है। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे आप सभी देवज्ञ हैं, आप सब के एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे,
परंतु मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बीटीआर का वह मैं एक आपको बताता हूँ। अब बीटीआर क्यों जरूरी है? सबसे पहले सबलॉर्ड लग्न का वह देखना आवश्यक है। आप कोई भी जन्म कुंडली देखेंगे, क्योंकि उपनक्षत्र जो है वह पूरे जीवन का निर्धारण करता है, तो लग्न का सबलॉर्ड सबसे पहले जांचना जरूरी है कि वह सही है कि नहीं। और के एस कृष्णमूर्ति जी ने सारे के सारे जो एल्गोरिथम बना के दिए बिल्कुल क्लियर कट बनाए हैं, बट उन्होंने ये कहा है कि शोध आप और स्वयं कर सकते हैं, और रिजल्ट एक्यूरेट करने के लिए शोध करें और आप रिजल्ट देखें तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बीटीआर में सबसे पहले सबलॉर्ड सही होना आवश्यक है, और उसके लिए होता है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स को आप चेक करिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल या तो जो जातक आपके पास आया है, अब वो आया क्यों है उसके पीछे भी कारण है। आप सभी जानते हो इतनी बड़ी दुनिया है, 140 करोड़ तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं, और हम जो ज्योतिष है अगर हम एक ऑफिस लेकर के बैठे हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में किसी क्लाइंट की टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन से क्रॉस करेगी तभी वो आपके पास आएगा, अन्यथा पूरी दुनिया में वो कहीं और भी कुंडली दिखा सकता है। और अगर उसको सही दिशा निर्देश मिलने वाले हैं तो ईश्वर आपको वहीं भेजेगा, और उसी वक्त ईश्वर के आशीर्वाद से आपको उसका एग्जैक्ट सबलॉर्ड भी निकालने की प्रक्रिया अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो पता चल जाएगी। तो आप जब भी देखोगे कि चंद्रमा या फिर जो लग्न चल रही है उस समय जिस समय वो जातक आया है बिल्कुल मैच करेगा ही करेगा, और अगर नहीं करेगा तो आप प्लस माइनस 2-3 मिनट इधर उधर करके देखेंगे। खासकर से 1980 से लेकर 2000 तक के जो जातक है उनमें मेरे हिसाब से प्लस माइनस 5 मिनट्स का ही अंतर रहता है, उससे ज़्यादा अंतर कुछ नहीं रहता। वो लोग तो टाइम नोट कर लेते थे, पर कोई अगर जातक यह कहे कि 1 घंटे का समय नहीं पता तो भी हम निकाल देते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। केपी ज्योतिष जो फॉलो करते हैं उन्हें बड़ी आसानी से सब समझ में आ जाएगा। एक ऐसी क्लाइंट सन 2018 में मुझसे मिला, और उसकी बातों से मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ टाइम का प्रॉब्लम है। जब उसने बर्थ टाइम बताया तो उसकी मिथुन लग्न और कर्क लगन के आसपास की लगन आ रही थी, यानी कि वो बता रहा था लगन तो कर्क लगन की 1 डिग्री के आसपास उसकी लगन आ रही थी। मैंने कहा कि भैया तुम्हारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि यह वाकई में बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं भी हैरान हो गया था। तो 2018 में मैंने उसका रेक्टिफिकेशन करके मिथुन लग्न की जातक की कुंडली बनाई, गुरु का स्टार बनाया और चंद्रमा का उसका सबलॉर्ड बनाया। अब ये तो 2018 में हो गया काम। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं, हम भी ज्योतिष है, ज्योतिष जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इवेंट एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो कर दिया उसका, मिथुन लग्न, गुरु का नक्षत्र और चंद्रमा का उप नक्षत्र। भाई केपी जी ने जो सबलॉर्ड पैटर्न निकाला है तो सबलॉर्ड तक की रेक्टिफिकेशन बताया। अब हमने सब लॉर्ड तक की नहीं किया पर सबलॉर्ड तक किया। उसे भरोसा नहीं हुआ, उसने 10 और ज्योतिषों को दिखाया। 2025 में उसने फिर मुझसे कहा कि मेरा बर्थ टाइम सही नहीं लग रहा। मैंने कहा ठीक है भैया, आप एक हॉररी नंबर निकालिए। हॉररी नंबर में उनसे एक शून्य मतलब 1 से लेकर 249 के बीच में नंबर लिया। अब मैंने उससे जब नंबर मांगा, वह एक मुसलमान जातक है, उसने कहा मैंने कुरान को याद करके 62 नंबर दे दिया। अब आप देखिए हैरानी की बात, 62 नंबर मिथुन लग्न, गुरु का नक्षत्र और चंद्रमा का उप नक्षत्र ही बैठता है, वह लगन जो मैंने 2018 में उसकी एक्यूरेट बताई थी। अब ये हैरानी वाली ही तो बात है। मैं स्वयं भी हैरान था कि इतना एक्यूरेट केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे हुआ। यह तो खैर मेरा चंद्रबल ताराबल भी उस दिन अच्छा रहा होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट चला गया। तो यह तो एक प्रयास है अपने तरफ से कि भाई किस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ठीक है, अब टाइम की वैसे ही कमी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि ज्योतिष जो विधा है इसमें इष्ट कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, मैं अगर कह रहा हूं कि 2018 का मुझे 2025 में पता चला, सेम पैटर्न पे अगर मैं करूंगा, सबलॉर्ड निकालूंगा किसी और की कुंडली का
जरूरी नहीं कि सही जाए, परंतु वह एक विश्वास बढ़ाने वाला इवेंट था जिसने मेरा विश्वास और सुदृढ़ कर दिया। तो अंत में यही कहूँगा कि यहाँ पे मंच में मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी श्रोतागणों का भी बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री मनीष राजौरिया जी